बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इस वक्त चक नंबर 30 WB तहसील ज़िला विहाड़ी पाकिस्तान का ये ख़ित्ता जो है ज़रई हवाले से बड़ा मशहूर है, ख़ुसूसन कपास के हवाले से। अब तो यहाँ मकई की फसल ज़्यादा होने लगी है, लेकिन आज हम फसलों के हवाले से नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं माहर साकिब शकूर। ये मलेशिया में पहले भी आप इनका प्रोग्राम देख चुके हैं, तो आज कुछ पहलू जो बाकी हमारे जहन में आ रहे थे, हमने सोचा उस हवाले से भी साकिब से गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो साकिब। जी शुक्रिया। साकिब, आज हमें ये बताइए कि मलेशिया के वीज़े के हवाले से हमें मालूमात दीजिए कि उसका लीगल तरीका क्या है, क्योंकि पहले प्रोग्राम में आप बता चुके हैं कि इलीगल जो है ना वो लोग जाते थे तो बड़े मसाइल होते थे। अब उसके वीज़े के हवाले से हमें बताइए। मलेशिया जी ओपन कंट्री है, उसमें एक सिस्टम है टूरिज़म का कि आप एज ए टूरिस्ट जाएं, अपनी जॉब खुद तलाश करें और अपने डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करवाएं, वापस आ जाएं। कंपनी आपको लेटर जारी करेगी, आप दोबारा पासपोर्ट जमा करवाएंगे, आपकी कॉलिंग निकल के आएगी, वो इमिग्रेशन से आपके लिए कॉलिंग लेंगे, कॉलिंग वीज़ा, उसके बाद आप जाएंगे, उसका खर्चा कंपनी बर्दाश्त करेगी। दूसरा तरीका ये है कि ऑलरेडी कॉलिंग्स आती हैं जो कंपनी खुद खरीदती हैं। कॉलिंग क्या होती है? कॉलिंग बुलाने का उनका तरीका है, किसी काम के लिए वो इमिग्रेशन जारी करती है कि ये कंपनी इतने आदमियों को बुला सकती है। अच्छा, इजाज़तनामा होता है। तो वो कंपनियां इमिग्रेशन से खुद खरीदती हैं, फिर एजेंटों को देते हैं, फिर एजेंट उस पर अपना मुनाफा लेते हैं। वो पाकिस्तानी एजेंटों से रब्ता करते हैं, वो अपने लोकल जो एजेंसियां हैं लाइसेंस याफ्ता उनको देते हैं। ठीक है, वो पाकिस्तानी फिर कैसे अप्लाई करेंगे? लाइसेंस याफ्ता एजेंसियां जो वहाँ पे पाकिस्तानी एजेंट मौजूद हैं, जो लाइसेंस वाले भी हैं और बगैर लाइसेंस के भी हैं, तो वो इनका रब्ता पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद लाइसेंस वाली एजेंसियां हैं उनसे करवाते हैं। तो वो कॉलिंग उनके थ्रू पाकिस्तान भिजवाते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है पाकिस्तानी एम्बेसी की मालूमात में रख कर करते हैं। तो पाकिस्तान के एजेंट फिर वो कॉलिंग जो है ना देते हैं, उसमें प्रोसेस होता है इमिग्रेशन की फ़ीस का। वो कंपनियां फिर एजेंटों पे डाल देती हैं कि हमें इतनी फ़ीस जो है वो आप अदा कर दें, बाकी मुनाफा आप जितना ले सकते हैं आवाम से ले लें। आजकल पाकिस्तानी जो है ना वो कितने पैसे लगेंगे? अगर 2 साल का वीज़ा बनता वहाँ कारोबार के हवाले से ले तो कितना खर्चा तकरीबन आता है? जब लीगल गए थे 2017 में, तब था जी 2 लाख से 3 लाख खर्चा आता था। तो अभी करेंसी लो होने की वजह से और वहाँ की फ़ीसें थोड़ी बढ़ने की वजह से अभी 8 से 9 लाख है जी मलेशिया के वीज़े की कीमत। अच्छा साकिब, वहाँ जाके एक तो कंपनी में काम करना होता है, क्या वहाँ आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं? उसके लिए कोई मसाइल, कोई मुश्किलात, आसानियाँ, क्या सूरत हाल है? मलेशिया में कारोबार करने के लिए जी बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। मलेशिया में बिज़नेस ऑन द वे है जी। आप छोटा बिज़नेस शुरू करेंगे तो समझो पहले दिन से चल गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है। अगर बड़ा करेंगे तो फिर भी पहले दिन से चल गया, स्टार्ट हो गया। क्योंकि पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि वहाँ के क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा है अफराद में। अच्छा। जो आदमी जितना कमाता है ना वो पूरे खा सकता है। अच्छा। वो उसके ही होते हैं। तो ज़्यादातर वो लोग करते भी होटलिंग और शॉपिंग है। अच्छा। छुट्टी के दिन मलेशिया में सिर्फ शॉपिंग का रिवाज है। अच्छा। तो जब छुट्टी होती है गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी त्यौहार आता है, उस हवाले से वो सारे लोग घरों से निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए। खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, उसके अलावा कपड़े जूते बहुत ज़्यादा खरीदने का शौक़ है। और हर आदमी अपनी सैलरी का तकरीबन 70-80% खा जाता है हर महीने में। अच्छा। तो इससे बिज़नेस जो है ना हर किसी का वो बहुत अच्छा चलता है। देखिए साकिब, अगर वो वहाँ 1000 रुपया पाकिस्तानी कमाता है, 700 में वो खा जाता है, तो 300 का फिर क्या बनता है? ज़रा समझाएं, मुझे समझ नहीं आई इस बात की। उनके लिए जी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर रखी हैं कि एक तो वो जो चीज़ खरीदते हैं ना वो किस्तों पे होती है। अच्छा। उसका मेन हिस्सा जो एडवांस होता है वो गवर्नमेंट पे कर देती है। अच्छा। उनकी पेंशन के अंदर से जो बननी होती है, प्राइवेट सेक्टर वालों की भी, तो बाकी हिस्सा वो खुद अदा करते हैं वो किस्तों के अंदर। तो उनकी तनख्वाह अगर एक आदमी की 2000 आती है तो वो उसमें एस्टीमेट लगा लेता है कि 200-300 इस चीज़ की किस्त देनी है, 500 इसकी देनी है, और उसके अलावा जो बचेंगे उसमें से 100-200 अकाउंट में पड़ा रहेगा, बाकी मैं खा लूँगा सारे। अच्छा। तो पेंशन उनकी बन रही है। जब भी कभी मजबूरी पड़ी है
तो वो पेंशन वाले पैसों में से निकालते हैं। या गवर्नमेंट जैसे वायरस के हवाले से 3 साल वहाँ वायरस रहा, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इमदाद की उनकी, पर फर्द पैसे दिए, पर ख़ानदान फैमिली हर तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इमदाद की। फिर खाने जो है ना गवर्नमेंट घरों में फराहम करती रही लोगों को, तो मुश्किलात नहीं है उन लोगों के लिए कि ज़्यादा अखराजात अगर वो कर लेते हैं तो फिर भी पेंशन जो है ना उनके रिटायर होने तक 50 साल तक करोड़ों में होती है पाकिस्तान के। साकिब, हमारे यहाँ टैक्स लिए जाते हैं, टैक्स के हिसाब से सहूलियात नहीं दी जाती स्टेट मुल्क की लेवल पे, तो आए दिन हम बिजली के बिलों का, गैस के बिलों का ये हम रोना यहाँ रोते हैं। वहाँ क्या सूरत हाल होती है? वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो मेहनत की है जी मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, वो काबिल तारीफ़ है कि वो बिजली भी अपनी ज़रूरियात के लिए ख़ुद पैदा कर रहे हैं, गैस भी अपनी ज़रूरियात के लिए ख़ुद निकाल रहे हैं, पेट्रोल का भी ज़्यादातर हिस्सा वो ख़ुद निकाल रहे हैं अपनी ज़रूरियात के लिए। तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे के ये चीज़ें सस्ती देती है और वो ख़रीद सकते हैं सब लोग। और उसके अलावा जो टैक्सेस हैं वो सारे लोग पे करते हैं, टैक्स आप लोग भी पे करते हैं? टैक्स वो बहुत शौक से पे करते हैं वो लोग, उनको सहूलत मिलती है ना। हाँ, अच्छा, हॉस्पिटल में कोई दाखिल हो जाता है तो उसका इलाज मुआवजा हुकूमत करती है या बंदा खुद करता है? जो लोकल है वहाँ के उनका हुकूमत करती है, जो फॉरेनर है वो अपना खुद करते हैं, या उनके टैक्स तो फिर वो भी देते हैं ना, फॉरेनर भी टैक्स तो दे रहे हैं, तो उसको सहूलत क्यों नहीं मिल रही? फॉरेनर के लिए ये अलग किस्म की सहूलतें पैदा करते हैं जो लोकल के लिए सेम नहीं पैदा करते। फिर लोकल और फॉरेनर में फ़र्क नहीं रहता और लोकल एहतजाज करते हैं कि हर मामले में आपने फॉरेनर और लोकल को सेम कर दिया है। अच्छा, तो वो अलग रखते हैं कि फॉरेनर जहाँ भी जाता है उसको कुछ हिस्सा पे करना पड़ता है और लोकल जो है उसको पे नहीं करना पड़ता। मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल में इलाज उनका फ्री है, उनके वहाँ का मलेशिया का 1 रिंगट फीस लगती है और उसमें अच्छा इलाज होता है। प्राइवेट के बराबर हॉस्पिटल उनके इलाज करते हैं जी, पूरी सहूलियात देते हैं। और बाकी सेक्टर में इसी तरह है कि जो स्कूल हैं, इदारे हैं, कॉलेजेस हैं, तालीमी निज़ाम उनका बहुत आला है। जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो प्राइवेट सेक्टर के बराबर तालीम देते हैं। वेरी गुड। बच्चों को तालीम फ्री है? बच्चों की तालीम फ्री है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के हवाले से साकिब अब हम आते हैं, हमें बताएं कि वहाँ आम हमारे यहाँ ट्रेन चलती है, प्राइवेट बसें चलती हैं, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है मुलाजमीन के लिए और आम लोगों के लिए? ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पहले ही अपडेट कर लिया था। मलेशिया ने 1998 में ये ट्विन्स टावर बनाए थे। अच्छा, ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें थी उस वक्त, यानी पहली दुनिया की बुलंद इमारतें बनाने वाला मलेशिया मुल्क है। और उसके बाद डेवलपमेंट के अंबार लगा दिए मलेशिया ने, रोडों के जाल बिछा दिए। अगर एक शहर को आपने जाना है तो एक जगह से कई रास्ते जाएंगे और बहुत अच्छे रोड। इसी की वजह से मलेशिया की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है कि ग्रीनरी में, सब्जाजार में रोड बहुत अच्छे उन्होंने बना के गुजारे हैं, तो बहुत खूबसूरत नज़ारे आते हैं जी सफ़र करने वालों को। फिर अपनी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा अपडेट रखी है जी, ट्रेनें और बसें चलाई हैं बहुत ज़्यादा। जैसे पाकिस्तान में अभी ये लेके आए हैं, बहुत पहले आ जाना चाहिए था ये मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेनों का सिस्टम। वहाँ बहुत पहले से है, बहुत पहले से, और छोटे शहरों में भी है, छोटे शहरों तक लाना चाहिए ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शहरी तो सब बराबर के हुकूक रखते हैं अपने अपने तौर पे ना जी। और अच्छा साकिब, आप चूंकि 6 साल का अरसा वहाँ गुजार चुके हैं, अब आप जब तक आपको शहरियत नहीं मिलती, आप अपने तौर पे गाड़ी या घर खरीद सकते हैं? वहाँ घर नहीं खरीद सकते जी, प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त नहीं है। प्रॉपर्टी वो अपने लोगों को भी बहुत मुश्किल से देते हैं। अच्छा। जो लोगों की खुद की ज़मीनें हैं आम तौर पे, उन पे भी वो लोग टैक्स देते हैं। अच्छा, अपनी ज़मीनों पे, अपनी दुकानों पे, अपनी बिल्डिंगों पे, हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। अपनी गाड़ी में, गाड़ी फॉरेनर खरीद सकता है जी। अच्छा, हाँ जी, गाड़ी खरीद, मलकियत आपकी रहेगी वो जो खरीदेगा जी। अच्छा, हाँ जी, जो चीज़ हम उठा के साथ ले जा सकते हैं वो हम खरीद सकते हैं। अच्छा, जैसे ज़मीन है हम उठा के नहीं ले जा सकते, वो हम नहीं खरीद सकते। हाँ। वो उनकी मलकियत रहेगी, हम किराए पे लेके रह सकते हैं जितना अरसा तक मर्जी रहना चाहिए। वहाँ गाड़ी लेके पाकिस्तान भेज भी सकते हैं? जी जी, भेज सकते हैं आसानी से। जी जी। तो गाड़ियों के हवाले से क्या महंगाई है, सस्ती है, क्या सूरत हाल है? गाड़ियाँ वहाँ पे तो सस्ती हैं जी मलेशिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनियाँ मलेशिया ने खुद लगा ली हैं गाड़ियों की। और सिंगापुर मलेशिया के साथ होने की वजह से सिंगापुर में टॉप कंपनियाँ जी दुनिया की गाड़ियों की। बिल्कुल। तो सिंगापुर बाई रोड अटैच है मलेशिया से, समंदर के ऊपर सड़कें बिछाई हैं मलेशिया ने सिंगापुर के साथ।
तो उनकी तिजारत जो है ना बहुत ज़्यादा वसी है सिंगापुर और मलेशिया की। इस वजह से मलेशिया में टेक्नोलॉजी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सस्ती है। अच्छा। वहाँ से गाड़ियाँ अगर हम ख़रीदते हैं तो पाकिस्तान की निस्बत बहुत सस्ती होती है। और ये मोबाइल वगैरह ये महंगे हैं सस्ते हैं वहाँ पे? मोबाइल फ़ोन जी पाकिस्तान की निस्बत सस्ते हैं, और पाकिस्तान में जो मॉडल लॉन्च होता है जी 2 साल बाद, वो मलेशिया में 2 साल पहले ही हो चुका होता है। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में कुव्वत खरीद कम है, लोग उस मॉडल तक पहुँचते पहुँचते छोटे मॉडल खरीदते हैं पहले, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके खाने पीने की चीज़ें के हवाले से क्या है, मतलब आम आदमी की पहुंच में हर चीज़ है या? जी बिल्कुल, मलेशिया में खाने पीने की चीज़ें सब लोगों की पहुंच में, चाहे वो फॉरेनर है चाहे वो लोकल है। खाने पीने का रिवाज भी वहाँ बहुत ज़्यादा है कि वो लोग जब खाते हैं तो एक चीज़ नहीं खरीदते, टेबल भरा होता है आगे खानों का, अलग अलग चीज़ें लेते हैं, थोड़ी थोड़ी खाते हैं। अच्छा 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 हर टाइम। और ज़्यादातर होटलों पे खाने का रिवाज है, घर में नहीं बनाते। अच्छा जी, वो जितना टाइम घर में बनाने पे लगता है वो काम पे दे देते हैं। अच्छा, आप लोग जो हैं वहाँ जो यहाँ से गए हुए हैं वहाँ काम करते हैं, फॉरेनर जिनको बोला जाता है, आप लोग फिर खाने पीने का क्या बंदोबस्त अपने तौर पे पकाते हैं मिलजुल के, या आप भी होटल वगैरह से खाते हैं? उनका मेन खाना जी वो चावल उबालते हैं और उसके साथ मुख्तलिफ सालन बनाते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ रोटी ज़्यादा खाते हैं, वो चावल ज़्यादा खाते हैं। और इसके अलावा फ्राइड हैं मुख्तलिफ किस्म के चावल, वो हम लोग खा लेते हैं, या कुछ और डिशें जो पाकिस्तान से मिलती जुलती हैं वो हम लोग खाते हैं, जिसका टेस्ट अच्छा होता है। कुछ चीज़ों का टेस्ट उनके मुताबिक तो ठीक है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम अपना खाना खुद बनाते हैं घर में। और वो लोग जो है इस चीज़ का टाइम वो काम पे देते हैं और खाना होटलों से खाते हैं। सुबह घर से निकलते हैं, खाना रास्ते से खा के ड्यूटी पे आ जाते हैं, शाम को निकलते हैं रास्ते से खा के घर चले जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ साकिब मतलब डे एंड नाइट शिफ्टें चलती हैं, तो वहाँ भी ऐसा है? जी जी, बहुत ज़्यादा कंपनियों में डे और नाइट शिफ्टें हैं, लेकिन जो कस्टमर्स वाली जगह हैं जहाँ पे कस्टमर नहीं आता लेट नाइट, जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं, वो 10, 11 या 12 बजे तक बंद हो जाते हैं। लेकिन खाने की जो मार्केटें हैं जहाँ पे सारी रात लोग जाते हैं, वो 24 खुली रहती हैं जी, 24/7। अच्छा, हाँ जी, 24 घंटे खुलने वाली दुकानें हैं। होटलों के टाइम है जी, एक होटल सुबह खुलता है, वो दोपहर तक बंद हो जाता है, उसका टाइम है वो सुबह का खाना देगा दोपहर तक। अच्छा, एक दोपहर को खुलता है, वो शाम को 8-9 बजे तक बंद हो जाता है। ठीक है। और एक उनका सिस्टम है कि 3-4 बजे खुलते हैं, वो सुबह तक खुले रहते हैं। अच्छा अच्छा, हर जगह पे मुख्तलिफ होटल ऐसे ही पाए जाते हैं। तो जिसने खाना खाना होता है सुबह, वो अलग होटल पे जाता है, जिसने दोपहर को खाना है वो अलग पे जाता है, जिसने शाम को खाना है वो अलग पे तशरीफ ले जाता है। अच्छा साकिब, हम बताएं कि वहाँ जो तालीम बच्चे हासिल करते हैं या हॉस्पिटल में कोई मरीज़ जाता है, उनका इलाज मुआवजा मुफ्त होता है, तालीम मुफ्त होती है? ये अपने लोगों को जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें तालीम भी मुफ्त होती है और गवर्नमेंट के अस्पतालों में इलाज भी मुफ्त होता है। किताबें भी फ्री होती हैं? हाँ जी। तालीम का निज़ाम जी वो घर से शुरू करते हैं कि बच्चों की बेसिक तालीम पे अगर वालिदैन ध्यान नहीं देते तो वो इदारे दाखिला नहीं देते हैं। अच्छा, बच्चों को। और हमने देखा है कितनी अरसे तक वालिदैन तालीम दें तब बच्चे का दाखिला होता है? बच्चों को वालिदैन जी साथ साथ उनको तालीम देना पड़ती है। अच्छा, तालीम का सिस्टम उन लोगों ने ऐसे किया है कि अगर शॉपिंग पे जा रहे हैं तो वो बच्चे को साथ लेके जाते हैं। अगर उसने टमाटर खरीदना है तो वो उसको बताते हैं कि हमारी ज़बान में इसको टमाटर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको टोमेटो बोलते हैं। अच्छा। फिर बच्चे को देते हैं कि आप लेके इसको शॉपर में डालें। अच्छा, फिर बच्चे को सिखाते हैं कि आपने अच्छी चीज़ कैसे लेनी है, उसको बोलते हैं कि इसमें से अच्छी अच्छी उठाओ, अच्छा, आप डालो। यानी शॉपिंग के वो लोग एक्सपर्ट हैं जी, उनके बच्चे भी। क्योंकि बचपन से उनकी तरबियत हो रही है। हाँ जी, वो इस चीज़ को समझते हैं। जी जी बिल्कुल जी। माहर साकिब शकूर हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद है आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगेगा, और इस हवाले से एक कमेंट सेक्शन हमारा हाजिर है, उसमें आप साकिब से कोई सवाल पूछना चाहें, कोई बात पूछना चाहें, इंशाल्लाह साकिब आपको उसका जवाब देंगे। अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान माहर साकिब शकूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।